मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कल लेक्चर हम लोग नहीं दे पाए थे। एक्चुअली में कल फाउंडेशन का एक बैच स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना? तो उसी में आदमी थोड़ा इन्वॉल्व हो गया था। उसी लोग का इंट्रोडक्शन सेटअप करना था, तो सोचे कि आज छोड़ देते हैं। तो कोई बात नहीं है ना, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, पिछले क्लासेज में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके बारे में बताया गया था कि क्लोराइड जो था, मतलब कि टाइप्स ऑफ क्लोराइड सारा हम लोगों ने देख लिया था, है ना? मतलब कि क्लोराइड के क्लासिफिकेशन सारे हम लोगों ने पढ़ लिए। आज जो हम लोग को स्टडी करना है उसका नाम है कि क्लोराइड को हम लोग बनाएंगे कैसे, है ना? यानी कि जो आप लोग का हेडिंग होगा आज का, उसका नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड का प्रिपरेशन यानी कि हम लोग क्लोराइड को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डील करने से पहले मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि जब हम लोग लायोफिलिक और लायोफोबिक क्लोराइड जब पढ़ रहे थे तो वहां पर बताया गया था कि लायोफिलिक क्लोराइड को बनाने के लिए कोई स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म नहीं है ना? उसको हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली डिस्पर्सन मीडियम में क्या करते हैं कि डिस्पर्सन फेज को डाल करके और सिंपली सेक कर देते हैं, हिला देते हैं, तो उस तरह से आपका लायोफिलिक क्लोराइड बन जाता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं है। किसकी बात? लायोफिलिक की। लेकिन लायोफोबिक क्लोराइड को बनाने के लिए क्या होता है, कुछ स्पेशल मेथड से हम लोग को गुजरना पड़ेगा, है ना? तो जो भी हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे, हम लोग जो क्लोराइड की प्रिपरेशन की जो बात करेंगे, वो क्लोराइड हमारा कौन सा होगा? लायोफोबिक क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि ऐसे लिखिए, नो एनी स्पेशल मेथड is used for the प्रिपरेशन को शॉर्ट में पी के पावर में एन कर देता हूं, ठीक ना? प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड, है ना? आई बात समझ में? फिर लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेगा, द लायोफोबिक क्लोराइड needs some special method for their preparation, है ना? यानी कि हम लोग लायोफोबिक क्लोराइड को क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। लायोफिलिक क्लोराइड को प्रिपेयर करने का कोई स्पेशल मेथड नहीं है, बहुत नेचुरल होता है, बहुत सिंपल तरीके से उसको बना दिया जाता है, ठीक है? तो हम लोग बात करेंगे किसकी? सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? लायोफोबिक क्लोराइड की। ठीक है, तो कितने प्रकार के मेथड हैं देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, देयर आर फॉलोइंग मेथड, है ना? कौन कौन? पहला लिखिएगा, फर्स्ट लिखेंगे हम लोग, पहला लिखेगा केमिकल मेथड। क्या लिखेंगे हम लोग बाबू? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है? डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो प्रोडक्ट बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लायोफोबिक क्लोराइड बोलेंगे, और ये बोलेंगे कि हमारा तैयार हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि लायोफिलिक क्लोराइड को बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लायोफोबिक क्लोराइड बनाते हैं। उसको बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है ना? बेसिकली जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। पहला मेथड का नाम है केमिकल मेथड, और केमिकल मेथड बोलता है कि जब केमिकल मेथड में जब कहता है कि डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम जब आपस में केमिकली रिएक्ट करता है, तो कहता है क्या कि आपको लायोफोबिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखना तो लिख दो
कि when DP and DM get react to form क्या लायोफोबिक क्लोराइड, है ना। कौन कौन से मेथड है? पहला मेथड देखो यहाँ पर केमिकल मेथड में ऐसे ABCD कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ABC और D, है ना। अब केमिकल मेथड में देखते हैं कौन कौन सा रिएक्शन होता है। पहला रिएक्शन कहता है कि डबल डिकम्पोजिशन मेथड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि लायोफोबिक क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। डबल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, डबल का मतलब दो बार। इसका एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन है कि H2S3 है और यहाँ पर O3 है, तो H2O3 है, इसको बोलते हैं आर्सेनिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? आर्सेनिक ऑक्साइड। और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ H2S है ना। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि क्या हमारा बन रहा है, हमारा क्लोराइड कौन सा बन रहा है। तो जब ये हमारा H2S3 कैसा काम करेगा? डिस्पर्सन फेज की तरह। H2S कैसा काम करेगा? डिस्पर्सन मीडियम की तरह। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और ये बनाता है H2S3। याद कीजिए, हम लायोफोबिक क्लोराइड के एग्जांपल भी लिखवाए होंगे, आर्सेनिक सल्फाइड H2S3। तो ये जो हुआ ये हमारा क्लोराइडल सॉल्व हो गया। क्या हो गया? क्लोराइड बन गया। आई बात समझ में? बाकी यहाँ पर आपका H2O बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो पहला मेथड डबल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना। देखो एक बार ये टूटेगा और एक बार ये टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर एक आर्सेनिक है और एक सल्फर है। तो यहाँ पर आर्सेनिक के साथ सल्फर तो है नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो यहाँ से टूटेगा तो आर्सेनिक बाहर निकलेगा, यहाँ से टूटेगा तो सल्फर बाहर निकलेगा। तो दो बार टूटा, इसलिए इसका नाम पड़ गया डबल डिकम्पोजिशन मेथड। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है ऑक्सीडेशन मेथड की बात करता है। हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं ये सब किसके अंतर्गत है? ये सब केमिकल मेथड के अंतर्गत है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन मेथड में क्या होता है कि SO2 को सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, SO2 को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो कहता है सल्फर बनता है। बगल में लिखा हुआ सोल, यानी कि सोल टाइप का क्लोराइड बनेगा, यानी कि इसको बोलते हैं सल्फर सोल। क्या बोलते हैं इसको बाबू? सल्फर सोल। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात कर दिया, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है हम जरा सा बात करते हैं। देखो जरा सा, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड में अगर बात करें तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? यहाँ पर एक हाइड्रोजन पर कितना है? एक। तो दो हाइड्रोजन कितना? यहाँ पर +2। इस सल्फर पर क्या रखेंगे कि 0 हो जाएगा? आप बोलोगे सर -2 रखोगे, हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो होता है सल्फर -2 है और यहाँ पर सल्फर अकेला है अनकंबाइंड स्टेट में। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। तो देखो तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। तो यहाँ पर -2 से यहाँ पर 0 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से यहाँ पर क्या बढ़ गया? आपका प्रोसेस क्या हो गया बाबू? ऑक्सीडेशन हो गया, हो गया। और ये हमारा क्या है? सल्फर सोल। यही मेरा क्या कहलाएगा? क्लोराइड कहलाएगा, ठीक है। फिर कहता है रिडक्शन मेथड की बात करेंगे। तो रिडक्शन में गोल्ड क्लोराइड है, AuCl3 है, फॉर्मल्डिहाइड HCHO के साथ रिएक्शन करवाएंगे वाटर मीडियम में, तो क्या बनता है? गोल्ड का सोल बनता है। अब यहाँ पर तो एक क्लोरीन पर -1, 3 क्लोरीन पर -3, तो यहाँ पर गोल्ड पर +3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में AuCl3 में गोल्ड पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर गोल्ड अकेला है Au। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0। तो +3 से ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, तो प्रोसेस इज कॉल्ड क्या? रिडक्शन। कोई भी प्रोसेस में जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाता है तो वैसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो ये आपका हो गया रिडक्शन मेथड से, है ना। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन करवाना। तो यहाँ पर FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड है, वाटर हमारा डिस्पर्सन मीडियम की तरह काम करेगा। अब इसके साथ इसको रिएक्ट करवाया तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाया। क्या बनाया? फेरिक हाइड्रोक्साइड, और HCl क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो यहाँ पर गोल्ड सोल बन गया, है ना। यहाँ पर सल्फर सोल बन गया, यहाँ पर H2 आर्सेनिक सल्फाइड बन गया और यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया। ये भी हमारा क्या है?
क्लोराइड है। आई बात समझ में? चलिए इसको नोट कर लीजिए। पहला मेथड हम लोग केमिकल मेथड हम लोग पढ़ लिए। थोड़ा सा इसको जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा कहीं छोटा छोटा लिखाया गया है ना। चलो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, लिखेंगे पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड लिखेंगे हम लोग ब्रेडिक्स आर्क मेथड। लिखिएगा तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड वो क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। ब्रेडिक्स एक्चुअली में क्या है, एक साइंटिस्ट है और उन्होंने क्या किया था कि क्लोराइड को प्रिपेयर किया था। कैसे क्लोराइड को, जो नोबेल मेटल्स होते हैं है ना, जो मेटल नोबेल मेटल होगा उनका उन्होंने क्लोराइड तैयार किया था। इसीलिए उनके साइंटिस्ट के नाम पर उनका नाम पड़ गया क्या, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पहले तो हम लोग समझेंगे, इसके बाद उसको लिखा जाएगा। देखिए ब्रेडिक्स आर्क मेथड में क्या होता है लिखो दूसरा यहां पर लिखो तो दूसरा मेथड BRDI ब्रेडिक्स ARC मेथड है ना। इस मेथड को हम लोग इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं उसको बाद में लिखेंगे, पहले समझते हैं। ब्रेडिक्स आर्क मेथड में क्या होता है, साइंटिस्ट ब्रेडिक्स ने क्या बोला था कि अगर हम लोग को जिस मेटल का सोल बनाना है, जिस मेटल का क्लोराइड्स बनाना है, तो सबसे पहले क्या कहता है कि उसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा काम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब यहाँ पर वो वाला इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यहाँ पर कहता क्या है कि जिसका बनाना है, याद रखिएगा, जिस मेटल को तैयार करना है उस मेटल का दो रड लेते हैं। उन्होंने क्या किया था कि इस तरीके से एक कंटेनर लिया था, ठीक है, और इस कंटेनर में, ये छोटा कंटेनर है और इसके बाद एक बहुत, फिर इसके बाद एक बड़ा कंटेनर इस्तेमाल किया था, है ना। बाद में बताएंगे क्यों लिया था। यहां पर आपके पास डिस्पर्सन मीडियम पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ बाबू, डिस्पर्सन मीडियम पड़ा हुआ है। अब मान लो कि हम लोग को गोल्ड का सोल बनाना है या सल्फर का सोल जिसका बनाना है ना, या सॉरी सल्फर का नहीं, इस मेथड के द्वारा हम लोग सिर्फ बनाते हैं कॉपर का, Ag का, Au का और किसका, Pt का। ये चार मेटल का बनाते हैं। सबसे ज्यादा Ag, Au, Pt पूछता है, लेकिन आप इसको भी याद रखिएगा, कॉपर का भी सोल अगर बनाना हो तो किस मेथड से बनाएंगे, ब्रेडिक्स आर्क मेथड से। तो मान लो कि चार मेटल है, अगर आपके मन किया कि नहीं सर हम गोल्ड का बनाना चाहते हैं, तो कहता है, नियम क्या कहता है कि जिस मेटल का क्लोराइड बनाना है, जिस मेटल का सोल्स बनाना है, उसी मेटल का बना हुआ दो गो रड लेते हैं, है ना। क्या लेते हैं, रड। हमने क्या किया, यहाँ पर दो रड ले लिया इस तरीके से, है ना, दो रड ले लिया, है ना। अभी दोनों रड को क्या करेंगे कि हमने इसको क्या किया कि एक बैटरी से क्या कर दिया, इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर भी पोटेंशियल का कोई बैटरी ले लिया। अब क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, पता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है कि हीट का डेवलप होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। H बराबर क्या होता है, I² पढ़े है ना, कि अगर किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो करता है ना, ये टाइम है आपका, है ना, करंट फ्लो करता है तो कुछ देर के बाद आपको क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है। जैसे हीटर देख लीजिए, हीटर जो होता है, इलेक्ट्रिक लगाते हैं और पूरा हीट डेवलप होता है। ठीक उसी प्रिंसिपल को कहता है कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा जाता है, ये दोनों मेटालिक रड को किसी बैटरी से कनेक्ट करके, तो कहता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से क्या होता है कि यहाँ बहुत सारा हीट डेवलप होता है। अब हीट डेवलप होता है तो क्या होगा, अब पता है कि ये हमारा मेटल है गोल्ड का, ये भी हमारा मेटल है गोल्ड का। तो होता क्या है कि यहां से होता है कि इस एटम का, इस गोल्ड जो मेटल है, मेटल क्या है, एलिमेंट क्या है, एक प्रकार का मैटर है। तो इनके मैटर के छोटे छोटे जो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं
वो यहाँ से क्या करने लगेंगे, डिसइंटीग्रेट करने लगेंगे, मतलब कि इसको यहाँ से टूटने लगेगा। यानी कि मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ, यहाँ से क्या होगा कि धीरे 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 बहुत सारे जो गोल्ड के जो एटम्स हैं यहाँ से क्या करेगा, ये डिसइंटीग्रेट करने लगेगा, है ना। जैसे ही डिसइंटीग्रेट करेगा, हीट बहुत ज्यादा है, ये क्या होने लगता है कि ये यहाँ से बाहर निकलने लगता है, एवापोरेट होने लगता है ना। एवापोरेट का मतलब कि यहाँ से निकला, है ना, और यहाँ पर ऑलरेडी डिस्पर्सन मीडियम जो ब्लैक डॉट है वो डिस्पर्सन मीडियम है। तो क्या करता है कि वो डिस्पर्सन मीडियम के साथ कंबाइंड ही नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ से जैसे निकलता है तुरंत क्या कर देता है, एवापोरेट कर जाता है। क्यों एवापोरेट करता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में हीट डेवलप होता है, और इस हीट की वजह से क्या करता है कि ये एवापोरेट हो जाता है। इसको यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है, AR से लिखा हुआ, आर्क। आर्क का मतलब होता है चिंगारी। क्या होता है, चिंगारी, ठीक है, यानी धधकता हुआ एक चिंगारी है, उसके वजह से इतना हीट होता है कि मतलब चिंगारी जैसा होता है, और ये आसानी से एवापोरेट करने लगता है। तो साइंटिस्ट बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि भाई ये मेथड तो अजीब सा हो गया कि हम बनाना चाह रहे हैं और क्या कर रहा है कि बार बार स्किप कर जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि इस पूरे छोटे वाले सिस्टम को एक बड़ा से कंटेनर में रखा, और उस कंटेनर में क्या भर दिया, आइस भर दिया। क्या भर दिया, आइस भर दिया। इस आइस को इस नाम दिया गया, इसको आइस बॉक्स। क्या बोला गया, इसको आइस बॉक्स बोला गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एवापोरेशन तो हुआ, लेकिन इसके भीतरी दीवार पर क्या है, पूरा बर्फ लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, एवापोरेट नहीं करेगा बल्कि कंडेंस्ड हो जाएगा, है ना। मतलब कि इसके सरफेस अब एवापोरेशन की प्रोसेस नहीं होगी, बल्कि क्या करेगा, ये अपने आसानी से डिस्पर्सन मीडियम के साथ मिल करके और क्या करेगा, सोल बना देगा, कोलवाइड्स बना देगा। जिस भी मेटल का लेना है, चाहे गोल्ड का बनाइए, चाहे कॉपर का बनाइए, चाहे सिल्वर का बनाइए, चाहे प्लेटिनम का बनाइए, लगभग क्या बोलते हैं इसको, आप जितने भी नोबेल मेटल्स हैं आप उसका इतर से बना सकते हैं। ध्यान रखना है कि जिसका बनाना है उसी का रख लेना है, ठीक है ना। तो ये हमारा ब्रेडिक्स आर्क मेथड है। इसको इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड भी बोला जाता है, और वो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ जो रड है, रड से बहुत सारे इनके छोटे छोटे एटम्स जो है क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिकली डिसइंटीग्रेट करते हैं। इलेक्ट्रिकली डिसइंटीग्रेट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशन की वजह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आगे सब में, बस इसी कहानी को क्या करना है, लिख देना है। यहाँ पर दो प्रोसेस होता है, एक होता है एवापोरेशन और दूसरा प्रोसेस क्या होता है, कंडेंसेशन। तो कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा लिखा हुआ कि ब्रीडिंग आर्क मेथड जो होता है वो एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रिंसिपल पर क्या है, बेस्ड है, पहला चीज। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या बोलता है कि इस मेथड के द्वारा कौन से क्लोराइड बनाते हैं, किस मेटल के क्लोराइड बनाते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कॉपर का बना सकते हैं, सिल्वर का बना सकते हैं, गोल्ड का बना सकते हैं और प्लेटिनम का बना सकते हैं। तो लिख लीजिए फटाफट, करेंगे दिस मेथड is based on the evaporation and condensation। क्लियर है, देखेंगे this method is used to prepare colloidal soul of copper AgAuPt। PT स्टैंड फॉर प्लैटिनम। पीरियोडिक टेबल मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। किसका किसके बना सकते हैं, कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, और किसका, प्लैटिनम का हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। देखेंगे since in this method we use electricity, so this method is also called
also called electrical disintegration, electrical disintegration मेथड, है ना। एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड दिया हुआ है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये बोर्ड में आपको पूछता है ना, कि इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिक्स आर्क मेथड क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड हो गया यहाँ पर। चलिए ऊपर से मिटाता हूँ, जितना नोट कीजिए फटाफट, फिर उसके बारे में कुछ की कहानी लिख देते हैं। हो गया, चलो लिखेंगे इन दिस मेथड, लिखिएगा लिखेंगे इतना जितना लिखा है, तो उसके बाद लिखिएगा इन दिस मेथड टू मेटालिक रड विल बी स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब रखना है, डिप्ड, है ना, स्ट्रक इन द डिस्पर्सन मीडियम। क्या बाबू, डिस्पर्सन मीडियम, है ना, इन अ कंटेनर या वेसल, जो बोलता है बोल सकते हैं, है ना। लिखेंगे द टू मेटालिक रड will be connected with high voltage battery so that electricity will be flow in rod, है ना। नहीं लिखेंगे ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट बोल दिया। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से जो हीट डेवलप होता है उसकी वजह से, है ना। द एटम्स ऑफ मेटालिक रड, बोलिए मेटालिक रड विल बी डिसइंटीग्रेट मतलब विखंडित होना, टूटना, है ना, डिसइंटीग्रेट एंड गेट कंबाइंड विथ डिस्पर्सन मीडियम टू फॉर्म, क्या बाबा, कोलोइडल सोल बोलिए या कोलाइड बोलिए, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोल भी क्या है, प्रकार का कोलोइड ही है, ठीक है। तो कोलोइडल सोल क्या करेगा, बना लेगा। दिस नोट कीजिए, चलिए लोग, दिस इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इंटायर मेथड इज कॉल्ड क्या, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। जल्दी बोलो, हो गया, लिखेंगे दिस इंटायर मेथड इज कॉल्ड ब्रेडिक्स आर्क मेथड। लिखेंगे this entire method is called Briggs arc method, है ना। अच्छा देख लेना, ब्रिडिक्स क्या है, साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट के नाम पर ब्रिडिक्स आर्क पड़ गया, ठीक ना। चलो यहाँ पर दूसरा स्टार करके, द आइस बॉक्स यूज्ड इन दिस मेथड फॉर preventing the evaporation
एवापोरेशन, ठीक है ना। कोई पूछ देगा आपसे कि आइस बॉक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो बोलिएगा कि प्रिवेंट मतलब रोकना, रोकता है क्या, एवापोरेशन से। ये जो एवापोरेट करता है यहाँ से, इसको क्या करता है, रोक देता है, ठीक है ना। एवापोरेशन नहीं हो ताकि डिस्पर्सन, यहाँ जो एटम जो निकलेगा यही डिस्पर्सन फेज की तरह काम करेगा उस मेटल करंट से। और यहाँ से जो है जब तक कि मान लो कि डिस्पर्सन फेज अगर डिस्पर्सन मीडियम के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, उसके साथ कंबाइंड नहीं करेगा, तो कहाँ से क्लोराइड बनेगा। इसलिए क्या होता है कि यहाँ से जैसे निकलता है ये एवापोरेट कर जाता था, तो एवापोरेट ना करे उसके लिए आइस बॉक्स में डाल दिया गया, यानी कि इसके अगल बगल का टेम्परेचर बहुत लो कर दिया गया। उसकी वजह से ये डिस्पर्सन फेज डिस्पर्सन मीडियम के कांटेक्ट में रहता है और तुरंत कंबाइन करके क्या बना लेगा, क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ तक था आपका रेडिक्स आर्गुमेंट। क्या याद करना है, जिस मेटल का बनाना है उस मेटल का दो रॉड लेंगे और इसमें किस मेटल के इस्तेमाल होते हैं, कॉपर, एजी, पीटी, एयू का, बस ये चार का हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, बनता है इसका। चलिए तीसरा मेथड लिखेंगे, मिटा दें, हो गया ये आपका। तीसरा मेथड लिखिएगा पेप्टाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 2 नंबर का पूछता है। पेप्टाइजेशन क्या है, डिफिनीशन में बिहार बोर्ड वाले भाई लोग है ना, सीबीएसई वाले बच्चों को 1 नंबर पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म पेप्टाइजेशन। तो लिखेंगे तीसरा प्रोसेस हमारा होगा पेप्टाइजेशन, लिखेंगे। तीसरा जो मेथड होगा इसको भी इंपॉर्टेंट का टैग लगेगा, लिखेगा पेप्टाइजेशन। क्या होता है पेप्टाइजेशन, इसके बारे में देखो। पेप्टाइजेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट से सोलवर बनना। क्या बनना, जब कोई प्रेसिपिटेट बनता है और उस प्रेसिपिटेट को अगर हम लोग कोलोइडल सॉल में कन्वर्ट कर देंगे तो उसी को कहा जाता है क्या मेरे भाई, प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पर कोई कंटेनर है, समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक ना। और मान लो कि यहाँ पर ए है और प्लस बी के बीच में रिएक्शन हुआ, बना क्या, सी प्लस क्या बना, डी बना, और सी का प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट का मतलब कि रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट इस कंटेनर के बॉटम में जाकर के बैठ जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। इसको हिंदी में अवक्षेपण बोला जाता है, ठीक ना। तो मान लो कि यहाँ पर सी गया और सी जाकर के यहाँ पर इस तरह से बैठ गया, एक साथ कंबाइन कर पूरा थक्का का थक्का जाकर के नीचे क्या हो गया, जम गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। आई बस समझे। इस प्रेसिपिटेट को कहता है क्या कि अगर ये प्रेसिपिटेट कोलोइडल सॉल में कन्वर्ट कर जाएगा तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। अब कैसे कोलोइडल स्टेट में जाएगा, कैसे कोलोइडल सॉल में कन्वर्ट करेगा, तो कहता है कि जब ये प्रेसिपिटेट बन गया तो कहता है क्या कि इसमें हम क्या करेंगे, बाहर से कोई केमिकल सब्सटेंस ऐड करेंगे। क्या करेंगे, केमिकल सब्सटेंस को ऐड किया जाएगा। ये केमिकल सब्सटेंस होता क्या है भाई, एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो एक केटायन होगा, दूसरा क्या होगा, एनायन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि यहाँ पर हमारे पास प्रेसिपिटेट बन गया। अब देखो यहाँ पर बन गया तो इसका जो प्रेसिपिटेट का जो साइज होता है, वो साइज जो होता है वो आपका 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, बहुत बड़ा साइज होता है। तो ये आखिर है क्या, बहुत सारे सी जो है, बहुत सारे छोटे छोटे सी आपस में क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग डालते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है कि इस प्रेसिपिटेट पर जाकर के चार्ज को प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड कराएगा, चार्ज डोनेट करेगा। अब इसमें से या तो केटायन को ला सकते हो या फिर एनायन को ला सकते हो। जैसे ही अब हमने यहाँ पर केटायन को ऐड किया, ठीक है ना, तो जब केटायन जैसे ही आएगा तो मान लो कि जैसे तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर प्रेसिपिटेट है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये प्रेसिपिटेट जो है इस तरह से बना हुआ एक जगह आकर के सब बैठा हुआ है ना। अब यहाँ पर जब कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, चाहे उसका पॉजिटिव पार्ट या इसका नेगेटिव पार्ट कोई भी आएगा, तो अगर मान लो कि पॉजिटिव पार्ट यदि जाता है तो इसके सरफेस के ऊपर पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएगा। क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएगा, ठीक ना। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही एक्यूमुलेट करेगा यहाँ पर
पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, हर पार्टिकल पे जो होगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेगा कि जब दो सिमिलर चार्ज जब एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो उनके बीच में कैसा होता है, रिपल्सन होता है ना। तब ये होता क्या है कि ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से या निगेटिव सेम चार्ज होगा, है ना, या तुम निगेटिव डालो या फिर तुम पॉजिटिव डालो, तो पॉजिटिव चार्जेज है एक दूसरे के काफी नजदीक है तो एक दूसरे से क्या होगा, दूर भागेगा, रिपल्सन होगा। यानी कि एक जगह थक्का बना करके नहीं रह सकता, क्योंकि थक्का बना करके एक जगह रहेगा उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, कोलोइडल रेंज से बाहर हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं, और जैसे इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे तो सिमिलर चार्ज डेवलप हो जाएगा सारे प्रेसिपिटेट पर, और वो प्रेसिपिटेट क्या करता है, एक दूसरे से दूर भागता है। यानी कि प्रेसिपिटेट बना तो, लेकिन ये तुरंत कोलोइडल सॉल्व में जाकर की तरह से अलग अलग कन्वर्ट कर जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, पेप्टाइजेशन। और पेप्टाइजेशन को करने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का, जिस इलेक्ट्रोलाइट का ऐड करते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बाबू, पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। एजेंट का मतलब होता है काम करने वाला, है ना। तो यहाँ पर पेप्टाइजेशन होने के लिए कौन काम किया, इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए इस इलेक्ट्रोलाइट को, इस केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, पेप्टाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लेंगे यहाँ पर, जब कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्व में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वैसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। और पेप्टाइजेशन को करने के लिए जिस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करेंगे उसको क्या बोलेंगे, पेप्टाइजिंग एजेंट बोलेंगे। बस हो जाएगा। पेप्टाइजिंग एजेंट क्या करता है, प्रेसिपिटेट पे चार्ज प्रोवाइड करवाता है। चार्ज प्रोवाइड करने से क्या होगा, चार्ज प्रोवाइड करने से होगा ये चीज कि इनके पार्टिकल के बीच में एक रिपल्सन फोर्स डेवलप होता है, और उस रिपल्सन फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, एक जगह नहीं बैठ सकता है। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ, it is the process of conversion of freshly मैंने ताजा ना, freshly prepared precipitate into colloidal solve is called पेप्टाइजेशन। है ना, लिखेंगे यहाँ पर, लिख लेना, प्रेसिपिटेट जो होगा ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, कोलोइडल सॉल्व में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, बोलो बाबू, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, पेप्टाइजेशन बोलते हैं, है ना। किसके प्रेजेंट में, पेप्टाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में, पेप्टाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में। लिख लेंगे यहाँ पर, पेप्टाइजिंग एजेंट लिख लीजिएगा, और इसका डेफिनेशन लिखिएगा कि इट इज द केमिकल सब्सटेंसेज बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, बगल लिखना, इलेक्ट्रोलाइट। इट इज द केमिकल सब्सटेंसेज एंड इलेक्ट्रोलाइट which are helps या यूज्ड कर सकते हो, which are used in the peptidation process is called peptidizing agent। नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए। हो गया, चलो देखो,
लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द पेप्टाइजिंग एजेंट जो होता है उसका एग्जांपल लिख लो। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे, कौन कौन इलेक्ट्रोलाइट? आपका NaCl हो सकता है, KOH हो सकता है, AgCl हो सकता है, AgI हो सकता है ना। ये सब जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट हैं। क्या बाबू? इलेक्ट्रोलाइट है। जनरली हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो आसानी से अपने आयंस में टूट जाएगा और वो आसानी से जाकर के उसको कर सकता है। दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं आप, द पेप्टाइजिंग एजेंट करेगा क्या? पेप्टाइजिंग एजेंट will be providing या will provide कर दो, will provide चार्ज, बगल में ना पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, टू द प्रेसिपिटेट बस, है ना। तो कोई पूछ लेगा कि पेप्टाइड क्या करेगा, तो पेप्टाइजेशन कैसे करेगा? तो चार्ज को प्रोवाइड करेगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से यहाँ पर जा करके आप लोग का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यूरिफिकेशन। तो नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि क्लोराइड को बना लिया, तैयार कर लिया है। जब क्लोराइड को तैयार करेंगे तो क्या होगा कि उसमें बहुत सारा इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होता है। तो अब उस प्रिपेयर्ड जो क्लोराइड जो मैंने बनाया, उस क्लोराइड में से जब इम्प्यूरिटीज को हटा दिया जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि अगर इम्प्यूरिटीज मान लो उसमें प्रेजेंट है तो उसकी इम्प्यूरिटीज का जो लेवल है अगर वो बहुत कम कर दिया जाए तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। ठीक ना। लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लोराइड, है ना। क्लोराइड का प्यूरिफिकेशन क्या होता है? लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग का मतलब क्या होता है? हटाना। रिमूविंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ impurities present in colloidal salt is called प्यूरिफिकेशन। या यूं कह सकते हैं कि जो कोलोइडल सोल में जो इम्प्यूरिटीज का जो लेवल है वो भी कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। जैसे 100% तो कोई प्योर होता नहीं, 99.99% तक हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन 100% हम लोग उसको नहीं बोल सकते हैं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई कंटेनर है ना, और यहाँ पर मान लो कि कोई हमारा कोलोइडल सोल है और इसमें हमने बोल दिया कि इसमें 50 ग्राम जो है ये आपका इम्प्यूरिटीज है। क्या है? इम्प्यूरिटीज है। तो 50 ग्राम में से हमने क्या किया? 48 ग्राम को इम्प्यूरिटीज को हटा दिया। तो अभी भी इसमें 2% क्या है? 2 ग्राम इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, यानी कि 50 ग्राम से 2 ग्राम पर ला दिया। इसका मतलब कि उनकी जो लेवल था इम्प्यूरिटीज का उसको क्या कर दिया? मिनिमाइज कर दिया। तो इसी को भी हम लोग इसको भी क्या बोलेंगे? यहाँ पर प्यूरिफिकेशन बोलेंगे। तो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है ना, मतलब सबका सेम है, डिफिनीशन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है ना, कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन कोलोइडल सॉल्ट इज कॉल्ड क्या? प्यूरिफिकेशन। क्लियर है? लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर फॉलोइंग मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लोराइड। प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लोराइड कौन कौन सा होगा? पहला पढ़ेंगे हम लोग, लिखेंगे डायलिसिस इसको बोलते हैं, है ना। दूसरा जो मेथड होता है वो लिखिएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस, और तीसरा जो मेथड होता है इसका लिखेंगे हम लोग अल्ट्रा
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये जो तीन जो मेथड है ये याद रखिएगा। ये कौन सा मेथड कहलाएगा? ये सब के सब मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है। याद रखिएगा, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इससे हमारा क्वेश्चन है पूछता है ना, मतलब कि ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन प्यूरिफिकेशन का मेथड है ना। इन तीनों में से एक दे देगा, बाकी तीन को क्या कर देगा? रॉन्ग कर देगा, ठीक ना। तो वहां पर बात देंगे, याद रखिएगा डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दीज आर थ्री मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ क्या? क्लोराइड से। अच्छा एक चीज और यहाँ पर बात करेंगे कि सर इम्प्यूरिटीज आपने बोला कि ये इम्प्यूरिटीज कौन सा होता है, कैसा इम्प्यूरिटीज होता है? तो यहाँ पर इम्प्यूरिटीज बोलने का मतलब होता है, स्टार देकर लिख लेना, इम्प्यूरिटीज का मतलब होता है जैसे मैंने अभी अभी जो मैं बोला आपको कि जब हम लोगों ने क्या बोलते हैं, जब क्लोराइड को बनाया था तो देखे होइएगा कि हमने बोला था कि जैसे कि प्रेसिपिटेट को हम लोग क्लोराइडल सॉल्ट में कन्वर्ट करते थे बाय एडिंग सम इलेक्ट्रोलाइट। तो सम इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कुछ आयंस है, तो आयंस जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? वहां पर इम्प्यूरिटीज की तरह काम करेगा। आई बस में सोल तो बन गया, लेकिन उस पर चार्ज जो प्रेजेंट है, जो आयन प्रेजेंट है वो उसके साथ एसोसिएटेड है, तो वो हमारा क्या है? इम्प्यूरिटीज है। तो कुछ क्रिस्टलोइड्स है ना, लिख लो यहाँ पर इम्प्यूरिटीज क्या हो जाएगा? सम आयंस एंड क्रिस्टलोइड। क्रिस्टलोइड मैंने बताया था, क्रिस्टलोइड क्या था? क्रिस्टलोइड ट्रू सॉल्यूशन जैसा था, है ना, मतलब बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होगा, 1 नैनोमीटर से भी कम, जो कि कोलाइडल सॉल्ट के साथ क्या रहता है? एसोसिएटेड रहता है। तो उसको भी वो सब क्या है? इम्प्यूरिटीज होते हैं। तो कोई पूछ देगा कि इम्प्यूरिटीज का मतलब क्या क्या हो सकता है इम्प्यूरिटीज में? तो आयंस हो सकते हैं, क्रिस्टलाइड हो सकते हैं, एंड अदर सारा बहुत सारा छोटे छोटे मिट्टी का कण हो सकता है, बहुत सारा प्रोसेस हो सकता है, ठीक है ना। तो चल देखेंगे बारी बारी से, डायलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। जल्दी करो, देखेंगे। लिखेंगे हम लोग, पहला है डियालिसिस। सबसे पहला पॉइंट लिखो, इट इज बेस्ड ऑन डिफ्यूजन प्रोसेस, है ना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, है ना। डिफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस in which impurities get removed from the colloidal salt through parchment membrane और सेमी परमिएबल membrane via diffusion process, by means of diffusion process कर दो, by means of diffusion process is called dialysis। ये चीजें जान लीजिए पहले, है ना। कहता है कि डायलिसिस प्रोसेस किस पर आधारित है, तो बोलिएगा कि डिफ्यूजन प्रोसेस पे। डिफ्यूजन पढ़े हम लोग ना, क्या होता है डिफ्यूजन?
हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर किसी पार्टिकल का मूवमेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा चीज कहता है कि डायलिसिस जो होता है बहुत स्लो प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। दूसरी चीज डेफिनेशन क्या बोलता है कि यह एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच इंप्यूरिटीज गेट रिमूव फ्रॉम द कोलोइडल सोल। जो कोलोइडल सोल में, जो कोलोइडल सोल के साथ जो इंप्यूरिटीज एसोसिएटेड है, चाहे वो क्रिस्टलॉइड हो चाहे वो आयन्स हो, ठीक है ना, रिमूव सोल थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन या इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, बाय मींस ऑफ क्या, डिफ्यूजन प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, डायलिसिस। ये डायलिसिस का डेफिनेशन हो गया। डायलिसिस डिफ्यूजन प्रोसेस पे आधारित है। डायलिसिस एक स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अब जरा सा हम लोग इसको समझते हैं क्या होता है। देखो होता क्या है, पहले इसको नोट कर लो, है ना, इसके बाद लिखवाता हूँ, इसका फिगर बनाता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हो गया। चलो देखो क्या करना है इस प्रोसेस में, पहले समझ लीजिए, है ना। बस फिगर ड्रॉ कर देना है, इतना लिख करके फिगर ड्रॉ कर देना, हो जाएगा आपका, है ना। देखो यहां पर क्या है, इस तरीके से एक बड़ा सा कंटेनर होगा, समझिए बात को, है ना। और इस बड़ा सा कंटेनर में एक इस तरह से एक छोटा सा बैग होता है, जिस बैग को हम लोग बोलते हैं डायलाइजर बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो आपका बैग हो गया, ये पूरा यहां से लेकर के ये जो पूरा जो है इसको बोलते हैं हम लोग डायलाइजर बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बाबू, डायलाइजर बैग बोलते हैं, है ना। ये हमारा पूरा का पूरा यानी बड़ा कंटेनर में इसको रखे हुए हैं, ये टोटल का टोटल सिस्टम होता है, इसको डायलिसिस यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये पूरा इंटायर जो है, ये इंटायर सिस्टम जो होगा, यानी कि देखिएगा डायलिसिस यूनिट, क्या बोलते हैं इसको, डायलिसिस यूनिट बोलते हैं। अब देखो हमने क्या किया कि इस बड़ा कंटेनर में हम लोगों ने बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर रख दिया। क्या रखा बाबू, वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर हमने डाल दिया है ना। और इसमें क्या किया हम लोगों ने कि यहाँ पर हमारे पास ये हमारा कोलोइडल सोल है। क्या है, कोलोइडल सोल है। इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा बड़ा इसका साइज बना दे रहा हूं आपको समझने के लिए, है ना, ताकि आप आसानी से इसको क्या करना, समझना। हो गया। ये हमारा कोलोइडल सोल है और इसमें क्या है, इंप्यूरिटीज है। मैं ब्लू डॉट से ही बनाता हूं, छोटा छोटा इस तरीके से। क्या है, इंप्यूरिटीज है। क्या है, जो स्मॉल डॉट्स हैं, जो बड़ा बड़ा डॉट है वो कोलोइडल पार्टिकल है ना, और जो स्मॉल डॉट है क्या, वो आपके इंप्यूरिटीज है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, स्मॉल डॉट को इंप्यूरिटीज है। क्या है, इंप्यूरिटीज है। ये इंप्यूरिटीज क्या हो सकते हैं, आयन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया कि यहां से एक हमने रास्ता बना दिया इस तरीके से, है ना, और हमने यहाँ पर एक और रास्ता दे दिया इस तरीके से। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एयर को पास करते हैं। क्या करते हैं, एयर को पास करते हैं। ये आपका वाटर है, प्रेजेंट है इसमें, ठीक है ना। और ये आपका डायलाइजर, ये पूरा ज्योति है जिसमें हम लोग कोलोइडल पार्टिकल को रखे हुए हैं। ये जो आपका बड़ा वाला जो ब्लू डॉट है, इसको हमने बोल दिया क्या, कोलोइडल सोल बोल दिया, है ना, मैंने कोलोइड है आपका। अब होता क्या कि ये सिस्टम करके देखो, ये जो डायलाइजर बैग का ये जो बाहर से जो दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन से दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डायलाइजर मेम्ब्रेन। इधर दिखाई नहीं दे रहा है क्या, कट जाएगा, इधर देख देते हैं ना। ये जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, इस तरह से जो दिखाई दे रहा है, ये है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं डायलाइजर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, डायलाइजर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला पार्चमेंट मेम्ब्रेन बोला या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला, तो उस वही हमारा क्या है, ये डायलाइजर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें जो हमारे पास जो इंप्यूरिटीज है, जो आयन्स है, उनका साइज तो बहुत छोटा होता है।
कहता है कि जो डायलाइजर बैग है, इस डायलाइजर बैग का जो मेम्ब्रेन होता है वो पोरस स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? पोरस स्ट्रक्चर। पोरस का मतलब उसमें छोटा छोटा क्या होगा, बहुत सारा छिद्र होगा, ठीक है। अब उस छिद्र का साइज जो होता है, उस पोर का जो साइज होता है, वो कहता है कि या तो जो इम्प्यूरिटीज है इसके साइज के बराबर होगा, या कह सकते हैं कि इसके इम्प्यूरिटीज के साइज से क्या होता है, बड़ा होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, इस डायलाइजर बैग के जो डायलाइजर मेम्ब्रेन है वो पोरस स्ट्रक्चर होता है, पोरस मेम्ब्रेन होता है, उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, और वो छिद्र का उस पोर का जो साइज होगा, इस कोलोइडल सोल में जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं उस इम्प्यूरिटीज के साइज से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। क्लियर हो गया? जब यहां से एयर जब पास किया जाता है तो ये भी वाटर मॉलिक्यूल में हिलेगा डुलेगा, हलचल होगा, और डायलाइजर बैग भी क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे कैसे ऐसे हिलते डुलते रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हिलने डुलने से क्या होता है कि यहाँ पर जो तो इसकी कम में जाकर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। समथिंग अमाउंट बाई वॉल्यूम क्या होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसकी अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके इतना वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम कम है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर पार्टिकल का मूवमेंट होगा उस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूजन। ये सारा चीज प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर होता है क्या कि यहाँ पर छोटा छोटा बहुत सारा छोटा छोटा पोर है इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में, तो होगा क्या कि यहाँ पर जो हमारे पास इम्प्यूरिटीज है इसके सरफेस पर आ जाता है, और जैसे ही इसके पोर के पास आएगा प्रोसेस डिफ्यूजन होगा और तुरंत ये पार्टिकल जो है यहाँ से इस तरीके से इम्प्यूरिटीज जो है बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर वाटर के साथ क्या करेगा, इधर से आपका इम्प्यूरिटीज क्या करेगा, इम्प्यूरिटीज जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। इसमें से बहुत सारा जितना भी इम्प्यूरिटीज है लगभग 99% से भी ज्यादा यहाँ से इम्प्यूरिटीज बाहर निकल जाते हैं, और निकल जाता है तो लगेगा कि नहीं सारा इम्प्यूरिटीज बाहर निकल गया, तो यहाँ से डायलाइजर बैग को हटा लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, डायलिसिस प्रोसेस। आई बात समझ में? ये डायलाइजर बैग है, ये बड़ा कंटेनर में वाटर डालते हैं, उसमें इसको रख देते हैं। बाकी सारा जैसे गांव घर में देखा होगा कि जिनके पास मिल्कमैन जो होते हैं, जो दूध जो बेचते हैं या दूध का जो बिजनेस किए हुए लोग, तो देखिए होगा कि क्या होता है कि शादी बारात में वो लोग क्या करता है कि छेना उना बनाता है। सभी अभी मिठाई की दुकान पे जाओगे तो छेना कैसे बनाता है, घर में ही दूध को क्या करता है, उसमें फिटिकरी या नींबू डाल करके उसको फाड़ देता है, उसको मतलब कि सेपरेट कर देता है ना, दूध फट जाता है, और उसको क्या करता है पतला धोती देखा होगा गांव घर में बुजुर्ग लोग धोती पहनते हैं, ठीक है। उस धोती पर उसको रख देता है, और रख करके ऐसे लोग बना करके क्या करता है उसको टांग देता है। फिर उसको क्या करता है, पानी जो होता है पानी मिला करके उसको रख देता है, पानी में डुबा कर ऐसे ऐसे करते रहता है। तो क्या होता है वहां से जो उसमें थोड़ी बहुत जो अशुद्धियां होता है उस छेना में जो बचा हुआ वो पानी के साथ क्या करता है बाहर निकल जाता है। जो धोती होता है देखा होगा, धोती में बहुत छोटा छोटा क्या होता है, छोटा छोटा पोर होता है, उसके माध्यम से इम्प्यूरिटीज क्या होता है बाहर निकल जाता है। ये ठेठ भाषा में समझा दिया आपको, ठीक है ना। अभी हमारे पास जो ब्लड है, हमारे बॉडी में ब्लड, आप लोग सुनते होंगे कि फलाने का किडनी खराब हो गया है। तो किडनी जब खराब होता है इसका मतलब क्या कि किडनी प्रॉपर वे में क्या करता है, फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता है। किडनी में बहुत सारा छोटा छोटा गंदगी औषधियां खाते पीते जाकर वहां पर जमा हो जाता है, वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि किडनी खराब हो गया, तब सुनेंगे कि अरे उसको तो डायलिसिस पे रखा गया। यही डायलिसिस यूनिट होता है, ठीक है ना। मतलब कि ये सिस्टम नहीं, मतलब दूसरा तरीका से बना रहता है ना। तो वही डायलिसिस जो मैकेनिज्म यहाँ पर है वही मैकेनिज्म वहां पर भी है ना। तो यहाँ पर लिख लेना है ना कि ब्लड जो होता है, यहाँ पर स्टार करके लिखना, ब्लड जो होता है आपका एक प्रकार का क्या है, इज अ टाइप ऑफ क्लोराइड। क्या है, ब्लड क्या होता है, क्लोराइड होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे द प्यूरिफिकेशन जो होता है, सॉरी फिल्ट्रेशन कर दो ज्यादा अच्छा रहेगा, द फिल्ट्रेशन बगल में ये भी फिल्ट्रेशन एक प्रकार प्यूरिफिकेशन ही है। द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो होता है
blood, the purification of blood in kidney KI होता है किडनी is done by डायलिसिस। ये जो हमारा जो किडनी होता है वो नेचुरल होता है, ठीक है ना, नेचुरल डायलिसर है। वो क्या करता है कि अगर वो खराब हो जाएगा तो हम लोग पूरा किडनी को हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं, वहां पर जाकर के ब्लड अपने आप होता है। तो याद रखना ब्लड भी क्या है, एक प्रकार का कोलोइड से, ठीक है ना। और ये फिगर बना लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारा था कौन सा प्रोसेस, डायलिसिस प्रोसेस। बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। चलिए नोट कीजिए इसको, हो गया। आगे देखते हैं। ये सब पूछता नहीं है, डायलिसिस पूछेगा आपको डिफिनीशन में 1 नंबर का, तो लिख दीजिएगा डायलिसिस क्या है, तो मेथड है एक प्रकार का प्यूरिफिकेशन है, बस, इससे ज्यादा नहीं। ब्लड आपका देखते हैं किडनी खराब होता है तो डॉक्टर बोलता है क्या इसको डायलिसिस पर रखो। डायलिसिस क्या है, वही ब्लड में जो इम्प्यूरिटीज है उसको फिल्टर करता है। नेचुरल हमारा फिल्टर कौन सा है, किडनी खराब हो जाएगा तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि डायलिसिस पर रखो, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, दूसरा जो प्रोसेस होता है हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडियालिसिस होता है। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है, लिखेगा कि व्हेन डायलिसिस इज डन, डायलिसिस ऐसे कर लो, व्हेन डायलिसिस occurs due to application of electricity, बगल में अपनी देना इलेक्ट्रिक फील्ड, then it is called इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोडायलिसिस इज फास्ट प्रोसेस। क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। और सबसे बड़ी बात है कि सर वो भी डायलिसिस पढ़े और ये भी डायलिसिस ही है ना, लेकिन उसमें और इसमें क्या अंतर है, उसमें क्या अंतर था कि वो जो था बहुत ही स्लो प्रोसेस था। तो साइंटिस्ट लोगों ने छोड़ा कितना धीरे धीरे जब प्यूरिफाइड होगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि आखिर इम्प्यूरिटीज में प्रेजेंट क्या है, आयंस प्रेजेंट है, क्रिस्टलाइड प्रेजेंट है ना। तो अगर आयंस को हटाना, अगर मान लो कि निगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, निगेटिव आयन प्रेजेंट है, बहुत सारा आयन प्रेजेंट है, तो अगर हम 2 इलेक्ट्रोड को लगा दिया जाए तो जल्दी से क्या होगा कि इम्प्यूरिटी उसके प्रति क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया था कि सेम प्रोसेस, यहां पर भी सेम प्रोसेस होता है। सारा सिस्टम आपको पता ही है, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, है ना। इस तरह का सिस्टम है ना। और इन्होंने यहाँ पर क्या किया था कि 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा दिया था। क्या लगा दिया था, 2 इलेक्ट्रोड, एक इस साइड लगा दिया था और दूसरा क्या किया था इन्होंने इस साइड लगा दिया था, ठीक है ना। दोनों इलेक्ट्रोड को क्या किया था कि किसी बैटरी से हाई वोल्टेज से क्या कर दिया था, इन्होंने जोड़ दिया था, किसी से कनेक्ट कर दिया था, है ना। बैटरी लगेगा तो करंट फ्लो होगा, कहीं ना कहीं जाकर के वहां पर क्या डेवलप होगा भाई, यहाँ पर ये अपना वाटर मीडियम अपना रहेगा इस तरीके से, है ना। और कहीं ना कहीं क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। एक पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया और दूसरे पे क्या रख दिया, नेगेटिव चार्ज। इस तरह से कोई टर्मिनल होता है, 2 टर्मिनल, ठीक ना। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो मेरे सामने में मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह से हमारे पास ये क्या है, प्रोवाइडर सोर्स है। और मान लो सपोज दैट कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज, जैसे मान लो कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है ना, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, आपको बताया था कि ये मेम्ब्रेन कैसा होता है, पोरस होता है। तो अब यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस थोड़ा सा होगा, जैसे ही ये पार्टिकल जो इम्प्यूरिटीज होगा, जैसे ही जो इम्प्यूरिटीज होगा वो इसके करीब जैसे ही आएगा, यहाँ पर मान लो कि छोटा छोटा निगेटिव पार्टिकल वाला है,
जैसे इसके करीब आएगा तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे तुरंत क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ से इधर जाएगा, तुरंत इस पर क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सब निगेटिव पार्टिकल क्या हो जाएगा, जाकर के अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि जो इंप्योरिटीज आयन के फॉर्म में थे वो इलेक्ट्रोड को अप्लाई करने की वजह से इलेक्ट्रोड पर क्या करेगा, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाकर के क्या कर जाएगा, एक्युमुलेट कर जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जैसे हो जाएगा फिर से दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, हटा लेंगे। जैसे हटा देंगे तो यहाँ से प्योर हो जाएगा, फिर बैक को निकाल करके ऐड कर लेंगे। तो कहता है कि व्हेन डायलिसिस हो रहा है, डायलिसिस से व्हेन डायलिसिस occurs due to the application of electricity and electric field is then it is called क्या, इलेक्ट्रोडायलिसिस। और इलेक्ट्रोडायलिसिस इज फास्ट प्रोसेस होता है। किसके रिस्पेक्ट में, डायलिसिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये फास्ट प्रोसेस होगा। ठीक है, यहां पर लिख देंगे इन दिस प्रोसेस, लिख दीजिएगा इन दिस प्रोसेस द टू opposite charge electrode will be struck to the dialyzer bag। देखेंगे ड्यू टू दिस माने इसकी वजह से, माने कि इलेक्ट्रोड डालने की वजह से द रिस्पेक्टिव, लिखेंगे द अपोजिट चार्ज आयंस, बगल में लिखे ना इम्प्यूरिटीज, ठीक ना, गेट adsorbed on a respective electrode। रिस्पेक्टिव का मतलब बाबू, अगर यहाँ पर मान लो कि निगेटिव इंप्यूरिटी है, यानी कि इंप्यूरिटी पे जो निगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे चल जाएगा। और अगर इंप्यूरिटी पे पॉजिटिव चार्ज है तो किस पर चल जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे चल जाएगा। इस तरह से इंप्यूरिटी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे, और हम डायलाइजर बैग को निकाल करके यहाँ से हटा देंगे। ठीक है ना, बाकी सारा चीज जानते हैं आप, इसको फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सारा फिगर वही है। इसका नाम क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, क्या है, इलेक्ट्रोड है, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है ना, बस सारा सेम चीज है, बस यही चीज है। इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया। ठीक है ना, डायलिसिस ही प्रोसेस है, बट किसका एप्लीकेशन की वजह से, हमारा इलेक्ट्रोड का एप्लीकेशन कर दिया। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है मेटल का, ठीक है ना, और उसी की वजह से क्या होता है, आपका फिल्ट्रेशन हो जाता है, यहाँ से इंप्यूरिटीज क्या कर जाएंगे, रिमूव कर जाएंगे। बस याद रखना कि इलेक्ट्रोडायलिसिस का डिफिनीशन, और इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है, फास्ट प्रोसेस है। किसके रिस्पेक्ट में, डायलिसिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नो डाउट। चलिए लास्ट पढ़ेंगे हम लोग, तीसरा मेथड लिखिएगा। तीसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, लिखेंगे तीसरा मेथड लिखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, छानना, है ना, मतलब कि किसी को छान करके अलग करना चाहिए ना। जैसे कि चाय बनाते हो तो चाय छन्नी से छान करके चाय पत्ती अलग हो जाता है और चाय अलग हो जाता है। तो चाय छन्नी क्या है ना, जो लगा रहता है उसको बोलते हैं फिल्टर पेपर। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर भी वही काम होने वाला है। अल्ट्रा का मतलब होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो होगा बहुत माइन्यूट लेवल के, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो अगर प्रेजेंट हो जाए, मान लो कि डायलिसिस किया, इलेक्ट्रोडायलिसिस किया, उसके बाद भी कुछ इंप्यूरिटीज अगर बच जाता है तो सोचा कि चलो इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि बहुत छोटे छोटे भी जो पार्टिकल्स होंगे उनको भी फिल्टर कर देता है, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर क्या होता है कि एक फिल्टर पेपर होता है, मैं समझा देता हूँ साइड में लिख करके, मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर एक आपका फिल्टर पेपर होता है, ठीक है ना। फिल्टर पेपर में क्या होता है, ऐसे समझो छेड़ भाषा में, आप आटा चालने के लिए चलनी का इस्तेमाल करते हो ना, सेम चीज वहां से समझना है। तो पेपर में क्या होता है, छोटा छोटा पोर होता है, चलनी में क्या होता है, छोटा 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 क्या होगा, पोर होगा। वो पोर आप लोग को नहीं दिखाई देगा, हम लोग को नहीं दिखाई देगा, उसको देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोपिक चाहिए, ठीक है ना। जैसे धोती होता है तो धोती में आप देख सकते हो कि छोटा छोटा पोर होता है, कपड़े में छोटा छोटा पोर आपको दिखाई दे देगा, है ना। लेकिन फिल्टर पेपर में पोर आपको दिखाई नहीं देगा। मैंने बोला भी था जब प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था क्लोराइड का, कि क्लोराइड का जो फिल्टरेबिलिटी है वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से नहीं होता है, बल्कि उसके लिए एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एनिमल मेम्ब्रेन हो गया, वेजिटेबल मेम्ब्रेन हो गया, पार्चमेंट मेम्ब्रेन हो गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया, ये सब जितने भी हैं एक प्रकार का फिल्टर पेपर का काम करते हैं। अंडा देखो, अंडा खाए होंगे आप लोग, तो अंडा में क्या होता है कि जो ऊपर वाला जो हार्ड जो लेयर जो होता है उसको तुम हटा दो, तो जो व्हाइट कलर का होता है उसके ऊपर भी एक पतला लेयर होता है, तुम देखना, उसको तुम उखाड़ोगे तो आसानी से उखड़ जाएगा, वो हमारा एनिमल मेम्ब्रेन होता है, ठीक ना। तो उस तरह के जो पेपर होते हैं उस नेचर का होता है, उस टाइप का हो जाता है, ठीक ना। तो सब एनिमल मेम्ब्रेन। तो होता क्या है, हम लोग अभी समझते हैं कि ये चलनी है, और चलनी में हम लोग आटा को क्या करते हैं, हम लोग चालते हैं, है ना। तो आटा को चाल कर रहे हैं, तो आटा जो छोटा छोटा था पार्टिकल था वो आसानी से यहाँ से क्या करेगा, निकल जाएगा, और जो बड़ा बड़ा पार्टिकल चलनी के ऊपर आता है जो हम लोग उसको फेंक देते हैं, ठीक ना। कभी कभी सिचुएशन ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं क्या होता है कि किसी किसी चलनी में मुष्टि समझते हैं ना, चूहिया जिसको बोलते हैं, वो काट देता है उसकी जगह को, काट देता है तो उसका क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, बड़ा साइज हो जाता है। बड़ा जब साइज होता है तो यहाँ से क्या होता है कि आटा भी निकल जाता है और चोकर भी साथ में निकल जाता है। तो क्या करते हैं हम, या तो टेप चिपका देते हैं, या फिर यहाँ पर इस तरह से अंगुली रख करके ऐसे ऐसे करके चालते हैं, ताकि इस पोर से बहुत सारा चीजें नहीं निकलता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी वही चीज होता है। यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एक हमारा फिल्टर पेपर होता है जिसका साइज जो होता है कोलोइडल पार्टिकल के साइज से क्या होता है, छोटा होता है, याद रखिएगा। इम्प्यूरिटीज क्या होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, तो उसके साइज के बराबर क्या होता है इस फिल्टर पेपर में इसका पोर होता है। तो आसानी से अगर मान लो कि यहाँ पर हमने ये ब्लैक कलर का हमने बना दिया, क्लोराइड से बना दिया, क्या बना दिया, क्लोराइड से बना दिया, है ना। और यहाँ पर ब्लू कलर से मैंने क्या बना दिया, ब्लू कलर से यहाँ पर इम्प्यूरिटीज बना दिया, है ना। यहाँ मेरा ब्लू कलर क्या है, इम्प्यूरिटीज है, इम्प्यूरिटीज है ना। और ये मेरा क्या है, क्लोराइड से, ठीक ना। अब क्या किया कि फिल्टर पेपर पर एक तरफ इस स्टैंड में चिपका करके, स्टैंड में लगा करके, और हम लोग क्या करते हैं कोलोइडल सॉल्ट जो तैयार किए हैं उसको इस पर हम लोग डालते हैं। कोलोइडल पार्टिकल का साइज बड़ा होता है इस फिल्टर पेपर के पोर से, तो कोलोइडल पार्टिकल नीचे नहीं आएगा, कोलोइडल पार्टिकल ऊपर के ऊपर आ जाएगा। जबकि जो इम्प्यूरिटीज थे, ये इम्प्यूरिटीज क्या हो जाते हैं, यहाँ से निकल करके बाहर निकल जाते हैं। तो इम्प्यूरिटीज अलग और फिल्टर पेपर पर प्योर क्लोराइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इनका साइज जहां तहां बार बार करते 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 क्या होता है कि कभी कभी साइज जो है इसका पोर का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। क्या होता है, पोर का साइज बड़ा होता है। जब पोर का साइज बड़ा होता है तो कभी कभी ऐसे हालात में कोलोइडल पार्टिकल भी क्या होता है कि नीचे आ जाता है ना। कभी कभी, रियरली, हमेशा नहीं, इस तरह से कोलोइडल पार्टिकल भी इम्प्यूरिटी के साथ क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाता है। तो इस जो डिमेरिट हुआ, ये जो अवगुण हुआ कि मतलब कि ऐसा क्यों हो गया और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या इस्तेमाल किया, साइंटिस्ट ने एक सॉल्यूशन तैयार किया जिस सॉल्यूशन का नाम है कोलोडियन सॉल्यूशन। क्या बोला गया इसको, कोलोडियन सॉल्यूशन बोला गया। कोलोडियन सॉल्यूशन क्या होता है, कोलोडियन सॉल्यूशन बोलता है कि इसका अगर हम छिड़काव कर देंगे इस फिल्टर पेपर पे, तो जो साइज जो बढ़ गया था फिल्टर पेपर का बड़ा वाला साइज, वो नॉर्मल साइज में आ जाएगा, मतलब उसका साइज रिड्यूस कर जाएगा। जैसे मान लो कि ये है इतना मोटा, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर इस पर हम लोग क्लोडियन डालेंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा छोटा पोर दिखाई देगा।
आई बात समझ में। तो यहाँ पर एक कोलोडियन सॉल्यूशन तैयार किया गया, किस लिए भाई? फिल्टर पेपर का साइज अगर बड़ा हो जाए और उस बड़े साइज से अगर आपका कोलोइडल पार्टिकल भी इम्प्योरिटी के साथ आ जाता है तो उस पोर के साइज को रिड्यूस करने के लिए हम कोलोडियन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? ये कोलोडियन सॉल्यूशन है क्या? ये कहता है कि कोलोडियन सॉल्यूशन जो होता है ये नाइट्रोसेलुलोज को क्या बोलता है बाबा? नाइट्रोसेलुलोज को किसमें मिलाते हैं? अल्कोहल और ईथर के सॉल्यूशन में, अल्कोहल प्लस ईथर के सॉल्यूशन में मिलाते हैं। कितना परसेंट? याद रखिएगा 4%। कितना परसेंट? मात्र 4%, है ना। वो अपना अनुसार से बनाया था कि 4% नाइट्रोसेलुलोज को जब डिजोल्व करते हैं अल्कोहल ईथर के सॉल्यूशन में तो जो तैयार होता है मिक्सचर या सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? कोलोडियन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? कोलोडियन सॉल्यूशन का काम क्या है भाई? कोलोडियन सॉल्यूशन का काम है कि फिल्टर पेपर का अगर पोर का साइज यदि बड़ा हो जाए तो उसके साइज, पोर के साइज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दैट्स क्लियर? लिख लेना है यहाँ पर बस। यहाँ पर जो नाइट्रोसेलुलोज होता है उसकी क्वांटिटी कितना? 4%। सबसे एक्टिव जो होता है नाइट्रो, बोलेगा कि कोलोडियन सॉल्यूशन का एक्टिव कंपोनेंट क्या होगा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? नाइट्रोसेलुलोज। ठीक है, तो बस लिख देना है इसको। इस तरीके से आपका प्यूरिफिकेशन समाप्त हो जाएगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। देखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग of impurities at very micro level by the application of filter paper। आई बस में फिल्टर पेपर की मदद से माइक्रो लेवल का मतलब तो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल को जब सेपरेट करेंगे, रिमूव करेंगे, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर हो गया? यहाँ पर स्टार देकर के लिख लीजिएगा, एक पॉइंट करके। कोलोडियन सॉल्यूशन पूछता है मेडिकल में, एक बार आईपीएमटी में शायद एक बार पूछा था कोलोडियन सॉल्यूशन का एक्टिव कंपोनेंट कौन है तो नाइट्रोसेलुलोज। कितना क्वांटिटी पूछता है तो 4%, ठीक ना। तो कोलोडियन सॉल्यूशन में लिखिएगा इट इज द solution of 4% नाइट्रोसेलुलोज in alcohol and ether solution, ठीक है। 4% नाइट्रोसेलुलोज को अल्कोहल और ईथर में मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? कोलोडियन सॉल्यूशन बनेगा, है ना। यहाँ पर लिखिएगा द मेन एक्टिव जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ कोलोडियन सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होता है? नाइट्रोसेलुलोज। आई बात में, इसको याद रखना, नाइट्रोसेलुलोज को पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर इंपोर्टेंट कर दीजिएगा। आपसे प्रोसेस नहीं पूछेगा कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है, ऐसा नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी दिया तो डायलिसिस पूछेगा, बाकी कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मैंने डायग्राम के साथ डिटेल आपको क्या करवा दिया है, कर दिया। लिखेंगे कोलोडियन सॉल्यूशन का काम क्या है, जल्दी नोट कीजिए। लिखेंगे सेकेंड स्टार्ट करके द कोलोडियन solution is used in the reduction of size of pore
स्ट्रक्चर ऑफ फिल्टर पेपर। आई बात समझ में? एक याद रख लेना, एक और बात, कॉपर फेरोसाइनाइड जो होता है Cu2FeCN6, ये जो होता है एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब हाफ, परमिएबल का मतलब परमिशन करता है, क्या होता है, आने जाने के लिए, ठीक है। जैसे कोशिका जो होता है, तो जो सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेमी परमिएबल नेचर का मतलब होता है यानी कि कुछ पार्ट को क्या करेगा, वो बाहर की तरफ भेज देगा, मतलब कि रिमूव कर देगा, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे कि एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो, ये हमारा आर्टिफिशियल है। कैसा है ये? आर्टिफिशियल है, यानी कि ये लैब में बनाया गया मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। बाकी जो नॉर्मल जो सेल का मेम्ब्रेन तो वो नेचुरल होता है, एनिमल मेम्ब्रेन जो होता है वो नेचुरल होता है, वेजिटेबल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल होता है, ठीक ना। तो ये आर्टिफिशियल है, ठीक ना। कौन सा? कॉपर फेरोसाइनाइड जिसको बोलते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका हम लोगों ने मेथड, आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिया, आज हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन और मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड, लास्ट टॉपिक है। आज के बाद और 3 लेक्चर लगेगा यहाँ पर, इधर से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, यानी कि कल के जो क्लास में, कल के जो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड, ठीक है। आज की कहानी यही थी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मन लगा के पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है ना। बहुत कम लोग एक्टिव हो है ना, मतलब कि आपके ग्रुप में लगभग 150 के आसपास स्टूडेंट है, जिसमें से मात्र 5 से 7 लड़का अपना क्रियाक्रम करता है, यानी कि पढ़ाई लिखाई। बाकी सब लोग अपना अपने तरफ से एकदम अस्वस्थ है, इंतजार कर रहे हैं कोचिंग खुलने का, है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोचिंग खुलेगा, है ना। अगर खुल जाए तो अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं भाई हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स। नोट कर लीजिएगा इसको।